हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन बॉडी नोज़ में। ठीक है ना। फॉरेन बॉडी नोज़ की मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्या इसके कारण हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, फॉरेन बॉडी नोज़ मतलब समझते हैं मतलब क्या हाँ होता है, क्या है ये। ठीक है ना। फॉरेन बॉडी मतलब नोज़ में कैसे, तो कोई भी अगर मतलब कि चीज़ जो कि नाक में चली जाए आपके, जो कि उसके नॉर्मल म्यूकोसा का पार्ट ना हो, तो उसको हम फॉरेन बॉडी फॉर दैट नेजल म्यूकोसा मतलब नेजल कैविटी के लिए कंसिडर करेंगे, राइट। तो अगर फॉरेन बॉडी क्यों मतलब कैसे चला जाता है नाक में, वाई वाई फॉरेन बॉडी गोज इनटू सम इन नेजल कैविटी, राइट। तो क्या होता है कभी कभार वॉलेंट्रीली कोई मतलब कि बच्चा वॉलेंट्रीली और इनवॉलेंट्रीली, वॉलेंट्री तो बहुत कम होता है, या इनवॉलेंट्रीली कॉजेज के कारण से कभी कभार होता है, कुछ फॉरेन बॉडी जाके नाक में डिपॉजिट कर जाती है। तो ये हम लोग कहाँ ज़्यादा देखने को देखते हैं, मतलब कि बच्चों में, बच्चों की आदत होती है ना कि कुछ भी मतलब कि उठा के इधर मतलब कि कुछ सामान ऐसे ऐसे उधर इधर उधर करना। ठीक है ना। बाई चांस उसको कुछ भी मतलब कि वो खाने की सामान समझ के मुंह में कॉइन डाल लेता है। ठीक है ना। तो दैट कॉइन गोज इन टू हिज मतलब थ्रोट एंड जस्ट कॉजिंग प्रॉब्लम्स, राइट। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। इसी तरह वो कुछ मटर के दाने हो सकता है वो अपनी नाक में डाल ले, या उसको उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसी कारण से ही उसको फॉरेन बॉडी नोज हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देखने की बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड अ फॉरेन बॉडी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फॉरेन बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज इन लोकेशन इन द बॉडी वेयर इट डज नॉट बिलोंग। अगर वो ऐसी जगह पे है कहीं बॉडी में जहाँ को उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो उसको हम लोग फॉरेन बॉडी कहेंगे। कॉमनली इंकाउंटर्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखते हैं। वाई 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 इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, ये क्यों इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। तो क्या होता है फॉरेन बॉडी हम लोग जब भी फॉलो कर जाते हैं, नाक में डाल लेते हैं, तो हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है ना। वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्यों, बिकॉज वाई वाई रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी लॉजमेंट, राइट। अब देखो, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑब्वियसली वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, राइट। वो अगर कोई भी कॉइन या फॉरेन बॉडी कहीं भी जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। व्हेन देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, राइट, देयर विल बी सम प्रॉब्लम टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉजेज कहाँ से, मतलब कि मुंह और नाक से, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी का। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कॉमनली इनकाउंटर्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, राइट। इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन, कारण मैंने बताया आपको। सीन इन एडल्ट्स हु आर मेंटली रिटार्डेड और साइकेट्रिक इलनेस, ये उन इंसानों में हो सकता है जो कि मेंटली रिटार्डेड है या साइकेट्रिक इलनेस के शिकार हैं, राइट। तो क्या कहते हैं, कभी कभी द पेशेंट्स हु आर इन यूनिपोलर डिप्रेशन और बाईपोलर डिप्रेशन, दे engulf some objects that they should not engulf, right, due to some suicidal tendencies, right। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, मतलब यूनिपोलर डिप्रेशन इज अ काइंड ऑफ अ वेरी upcoming disease in the new world, because and I think psychiatry would be a great branch in the upcoming era, right, because every third person or every third person in this world, I guess, will suffer from unipolar depression at some point of this time, because अभी आज की डेट में क्या होता है ना कि लोग फ़ोन में ज़्यादा अपने, ठीक है, सामने वाले बंदे जो बैठा है, लड़का या लड़की, उससे बात नहीं करेंगे, फ़ोन में से बात करेंगे, राइट। दे विल टॉक बाय व्हाट्सएप और दे विल टॉक कम्युनिकेट बाय व्हाट्सएप। हम लोग तो खैर चलो, हम लोग भी इसी एरा के हैं, लाइक वी आर 22 23 जो भी है हम लोग अभी भी। लेकिन जो हम लोग का बचपन बीता है ना, आई गेस जो आज की जनरेशन का जो बचपन बीतेगा, जो 5 6 साल 7 साल जो हम लोग क्रिकेट खेलने निकल जाते थे शाम को, वो शाम रहती थी, हम लोग खेलते थे 10 15 बच्चे इकट्ठे होके, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, राइट। तो अभी के टाइम में वो है ही नहीं, क्योंकि अभी टाइम में पबजी आ गया, एंड आई सी 6 7 ईयर ओल्ड किड्स जस्ट प्लेइंग दैट, राइट। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने वाला है फिनोमिनन आने वाले डेज में। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, कि फॉरेन बॉडी नोज हार्बर्स पोटेंशियल फॉर मोर्टेलिटी इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्लॉज इनटू एयरवे, राइट। सबसे पहली बात कि रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ तो जो मोर्टेलिटी के रेट्स हैं, पोटेंशियल मोर्टेलिटी, तो ऑब्जेक्ट इज डिस्लॉज, वहाँ पे डिस्लॉज हो गया, ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ठीक है, पोटेंशियल फॉर मोर्टेलिटी इसलिए होता है, इसीलिए हम लोग इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं, राइट, पोटेंशियल फॉर मोर्टेलिटी के कारण से। ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली इंकाउंटर्ड फॉरेन बॉडीज, फ्रीक्वेंटली इंकाउंटर्ड फॉरेन बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं, पेबल्स हो सकते हैं, स्टोन्स मतलब, ठीक है, पेन्स हो सकते हैं, पीस हो सकते हैं, पेपर वुड बैट्स हो सकते हैं, स्लेट पेंसिल्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, बटन बैटरीज वगैरह ये सब भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सब
कुछ कॉमन फन ऑब्जेक्ट है, पेबल्स, स्टेट पेंसिल, बीट्स, मार्बल्स, पीस, बीन्स, नट्स, बटन बैटरीज, पेपर वैट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, अब दो तरह की फॉरेन बॉडी होती है, एक एनिमेट हो सकता है, एक इनएनिमेट हो सकता है। एनिमेट मतलब जो लिविंग है, मतलब वॉर्म्स, मैगेट्स, राइट। तो मैगेट्स अपने अपने, अगर ऑप्था डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ एक केस आया था, इट वाज अ केस ऑफ, मतलब कि इसकी पूरी इन्यूक्लेशन कर ली गई थी आँख में, एंड इट वाज वेरी, शी द लेडी वाज अराउंड 70 years ओल्ड, और उनकी आँख में पूरा मैगेट्स आ गए थे ड्यू टू मतलब कि अनहाइजीनिक कंडीशंस इन द सराउंडिंग एरिया, कि पूरा आँख में मैगेट्स आ गए थे। एंड PGs in our postgraduate students in our college, they were removing that maggots from forcibly, and it was very painful to watch to that lady, right? So inanimate objects क्या क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज, पीस हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, राइट, ठीक है ना। वेजिटेटिव मटेरियल्स, वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज, पीस, बीन्स, मिनरल फॉरेन बॉडी, मेटल, प्लास्टिक, टॉयज, राइट। पोस्ट सर्जिकल स्वैप्स, पैक्स, ये सब हो सकते हैं। सिक्वेस्ट्रा में कैसे सिक्वेस्ट्रा बनाया गया सिफिलिस न्यूप्लाज्म में, राइट। तो ये सब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या? फॉरेन वेजिटेबल फॉरेन बॉडी, पीस, बीन्स, मिनरल फॉरेन बॉडी, मेटल प्लास्टिक टॉयज, राइट। पोस्ट सर्जिकल स्वैप्स या पैकेट्स को छूट गया डॉक्टर से, अगर ये छूट जाता है तो एक अपने फॉरेंसिक बॉडी में, फॉरेंसिक मेडिसिन में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, रेस इप्सा लोक्वाइटर, राइट। रेस इप्सा लोक्वाइटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, राइट। तो वो यहाँ पे आपको अगर ठीक है, चलो ठीक है, वो तो खैर रिलेट करने की बात है। पोस्ट सर्जिकल में स्वैप्स, पैक्स होते हैं, सिक्वेस्ट्रा, सिफिलिस न्यूप्लाज्म में हो सकते हैं। बटन बैटरीज से क्या क्या हो सकता है? रिजल्ट इन सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम का मतलब कि सीवियर डिस्ट्रक्शन हो जाता है यहाँ पे, सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल सेप्टम बटन बैटरीज के कारण से। कोई केमिकल्स होते हैं, बिकॉज कंपोज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हेवी मेटल्स, मर्करी, जिंक, सिल्वर, निकल, कैडमियम, लिथियम, तो ये कंपोज होता है इन सभी हेवी मेटल्स के कारण से। तो क्या कर सकता है ये बटन बैटरीज वगैरह, मतलब कंपोज हो सकता है, तो ये सीवियर डिस्ट्रक्शन करा सकता है मर्करी, जिंक, सिल्वर, निकल, कैडमियम, लिथियम के कारण से, राइट। लिबरेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस कॉजेज वेरियस टाइप्स ऑफ लीजन्स डिपेंडिंग ऑन द लोकलाइजेशन, ठीक है। ये कुछ लीजन्स कराए सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ लीजन डिपेंडिंग ऑन द लोकलाइजेशन के, इनका लोकलाइज किया जाए तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ लीजन करा सकते हैं, लिबरेशन करा के कुछ सब्सटेंस का, राइट। इट कॉजेज इंटेंस लोकल टिश्यू रिएक्शन एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ऑब्वियसली लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करा सकते हैं, राइट। एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस होता है, फैट नेक्रोसिस होता है, और कौन सा नेक्रोसिस होता है? और कोई नेक्रोसिस होता है, गैंग्रीन होता है, उसमें भी कौन से? ड्राई वेट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पैथोलॉजी का बेसिक नॉलेज है, ये सब याद रहनी चाहिए अगर आप पढ़े हो गए ढंग से अपने सेकंड ईयर में, राइट। तो इट कॉजेज इंटेंस लोकल टिश्यू रिएक्शन एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, इंटेंस लोकल टिश्यू रिएक्शन ही कराता है और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कराता है, राइट। एज ए रिजल्ट दे कॉज सेप्टल परफोरेशन, ये सेप्टल परफोरेशन करा सकता है। सेप्टल परफोरेशन एज इन केसेस ऑफ, जो मतलब कि अगर सेप्टल परफोरेशन के केस में क्या होता है कि विस्लिंग साउंड आती है, राइट। As a result, they cause septal perforation, sinus formation, constriction, stenosis of nasal cavity, स्टेनोस कर जाएगी, कंस्ट्रिक्शन कुछ बन जाएंगे, साइनिक की फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है। इंटेंस लोकल टिश्यू रिएक्शन करवा दे, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करा दे, वेरियस टाइप्स ऑफ लीजन्स करा दे डिपेंडिंग ऑन द लोकलाइजेशन, सेप्टल परफोरेशन, साइनिक की कंस्ट्रिक्शन एंड स्टेनोसिस। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? दो तरीके से, ऑब्वियसली हमने देखा था, इनर्ट बॉडी ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल फॉरेन ऑब्जेक्ट है। वेजिटेबल फॉरेन बॉडी होगा तो क्या होगा, क्या मतलब कि ऑब्जर्व, ऑब्वियसली वो अगर मान लो कि मटर का दाना है या कुछ वेजिटेबल फॉरेन बॉडी अगर होगा तो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्वियसली वाटर ऑब्जर्व करेगा और स्वेल कर जाएगा। आई एम टेकिंग दिस फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिकॉज आई हैव टू ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, ठीक है ना, कि नींद आती है तो पीना पड़ता है, ऑब्वियसली दारू नहीं, कॉफ़ी, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और स्वेल कर जाते हैं, तो ये वॉक ब्रिस्क इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये कुछ ब्रिस्क इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं वेजिटेबल फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ऑब्जॉर्व करेंगे वाटर और स्वेल करेंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देंगे, ऑब्वियसली बात है यार, ठीक है ना। कोई भी चीज़ स्वेल करती है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन वगैरह। इनर्ट फॉर
इनर्ट फॉरेन बॉडी क्या कराएगा, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी इनर्ट ही है तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कराएगा ही कराएगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू समझ ही रहे होगे कि सेंट्रल नेक्रोसिस, फिर उसके अराउंड कुछ इपिथेलॉइड सेल्स, फिर उसके अराउंड कुछ जाइंट सेल्स होते थे, तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कराएगा। अल्सरेशन ऑफ TNF अल्फा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू वाला देख लेना अपना पैथोलॉजी में। अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा करा देता है, और नेक्रोसिस ऑफ बोन और कार्टिलेज, ये नेक्रोसिस करा देता है बोन और कार्टिलेज का कॉन्सिक्वेंसेस में इनर्ट बॉडी ऑब्जेक्ट, राइट। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, यूनिलैटरल फेटेड डिस्चार्ज, मतलब म्यूकोपुलेंट ब्लड स्टेनोसिस, ये सब देख सकते हो, ठीक है ना। और म्यूकोपुलेंट ब्लड स्टेन हो सकता है यूनिलैटरल फेटेड डिस्चार्ज में, म्यूकोपुलेंट और ब्लड स्टेन्ड। और यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, राइट। पेन करा सकता है, नेजल ब्लीड करा सकता है, एक्सकोरिएशन ऑफ नेजल वेस्टिबुलर स्किन, ये नेजल वेस्टिबुलर स्किन का एक्सकोरिएशन करा सकता है, राइट। एक्सकोरिएट मतलब क्या होता है, एक्सकोरिएशन मतलब किसी भी चीज़ का स्किन का एक्सकोरिएशन क्या होता है, मतलब कुछ खुरदरापन, समझ रहे हो, निकल के आ जाता है थोड़ा सा बाहर, ठीक है, एक्सकोरिएशन को कहते हैं। एक्सकोरिएशन ऑफ नेजल वेस्टिबुलर स्किन, नेजल ब्लीड, पेन, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और म्यूकोपुलेंट ब्लड स्टेन, कुछ भी फीटेड डिस्चार्ज हो गया बंदे को, राइट। लोकल एग्जामिनेशन भी क्या करोगे, मेन डायग्नोस्टिक टूल होता है लोकल एग्जामिनेशन, हमें पता करना होता है कि हाँ भैया लोकल एग्जामिनेशन में हमने क्या है, कैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट देखना है, तो मेन डायग्नोस्टिक टूल होता है। तो ऑब्जेक्ट मोस्टली फाउंड बीनीथ इंफीरियर टर्बिनेट, ये इंफीरियर टर्बिनेट के जस्ट नीचे देखते हैं, सबसे बड़ा टर्बिनेट होता है ऑब्वियसली, और एंटीरियर टू मिडिल टर्बिनेट, एंटीरियर टू ये मिडिल टर्बिनेट होता है। तो सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ चीज़ें होती हैं, तो पोस्टीरियर 1/3 में, मतलब पोस्टीरियर 1/3 में आई गेस सुपीरियर टर्बिनेट, उसके बाद मिडिल टर्बिनेट, फिर पूरा कवर करता है इंफीरियर टर्बिनेट, राइट। तो मोस्टली फाउंड बीनीथ इंफीरियर टर्बिनेट, एंटीरियर टू मिडिल टर्बिनेट, राइट। एडिमा हो जाएगा यहाँ पे, उसके कारण से मतलब फॉरेन बॉडी की इन्लॉजमेंट के कारण से ब्लीडिंग हो सकता है। फीटेड नेजल डिस्चार्ज सिम्टम्स में पढ़ा था, यूनिलैटरल फीटेड नेजल डिस्चार्ज, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, ब्लीडिंग और एक्सकोरिएशन ऑब्वियसली। विजुअलाइज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया तो नहीं हो गया उस बंदे को कि हाँ मतलब कुछ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस वहाँ पे जनरेट हो गए ड्यू टू सम रीजंस, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विजुलाइज करेंगे तो क्या होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कैसा है आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिखा है, ये टेक्नोलॉजी को रिलेट करो, पल्सेटिंग पल्से, मतलब कि पल्सेटाइल हाउस साइन कहते हैं ना, कि जब एकदम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अबाउट टू रप्चर, रेड कंजेस्टिव हाइपरइमिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कार्टवील अपीयरेंस, ठीक है ना। पल्सेटाइल ओटोरिया कहते हैं ना, पल्सेटाइल ओटोरिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको, रिथमा विजुलाइज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करोगे, निकल डिजिजिटी दिखेगी आपको, एसेस फॉर साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस के लिए एसेस करोगे कि इस बंदे को साइनोसाइटिस वगैरह तो नहीं है, न्यूक्लियर रिजिडिटी देखोगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। राइनोलिथ क्या होता है, यूजली फॉर्म्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी, यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड एक स्मॉल एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी से तुम देखोगे ब्लड क्लॉट, इंस्पिटेटेड सेक्रीशन बाय स्लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स। राइनोलिथ का मतलब स्टोन का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियस ऑफ द स्मॉल एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी, स्मॉल एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी है उसके मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड ये बनता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट हो सकता है, इंस्पिटेटेड सेक्रीशन बाय स्लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, ये स्लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण ये बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। नेजल मियासिस के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेगेट्स इन नोज, ये जान लो, जानना बहुत ज़रूरी है। लार्वल फॉर्म ऑफ फ्राइज होते हैं, क्राइसोस्मिया, ये बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई बंदा रह रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये बहुत ही कॉमन है। जैसे आपको मैंने अपनी बूढ़ी दादी का एग्जाम्पल दिया, अपनी ओपीडी में आई थी, 70 साल की ओपीडी, ठीक है ना, तो उसमें उनको मैगट्स के आँख में, वो तो खैर मैगट्स है, लेकिन यहाँ पे भी नेजल, अगर यही मैगट्स जो है नाक में आ जाए ड्यू टू सम अनहाइजीनिक कंडीशंस, राइट, लार्वा ऑफ द किसके, फ्लाइज के, ठीक है ना, तो क्राइसोस्मिया के मतलब कि, तो उसको कहते हैं नेजल मियासिस, राइट। तो अट्रैक्टेड बाय फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, एट्रोफिक राइनाइटिस, अगर किसी बंदे को या बंदी को एट्रोफिक राइनाइटिस हो गया, ठीक है ना, उसके घर वाले तब भी मर्सीफुल एनोस्मिया हुआ, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं लायक है कि यार कुछ दिन की बात है फिर ठीक हो जाएगा सब, तो सिफिलिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, इन्फेक्टेड वुंड हो गया, तो वो उससे उसके कारण से भी ये अट्रैक्ट हो सकता है नेजल मियासिस, राइट।
सिफिलिस, लेप्रोसी इन्फेक्टेड वुंड। लेप्रोसी के केस में पहले कुष्ठ रोग कहते हैं ना लेप्रोसी को, राइट। तो एक मैं फनी सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, ठीक है ना, ऑफ टॉपिक, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक। एक बार मेरे से किसी बंदे ने पूछा गुर्दे का रोग, ठीक है ना। तो मतलब कि वो कह रहा था कि हाँ मेरे गुर्दों में बहुत दर्द हो रहा है। सो आई डेंट न्यू द मीनिंग ऑफ गुर्दा, ठीक है ना। एट द टाइम मेरे को लगा टेस्टिस होता है, ठीक है ना। मेरे को मतलब गलत मिसजज मत करना, आई एम मतलब कि मैं पढ़ता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुर्दा मैं कंफ्यूज हो गया कि टेस्टिस को कहते हैं कि किडनी को कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को लगा टेस्टिस के बारे में वो बोल रहा है, लेकिन बाद में चला अरे गुर्दा मतलब किडनी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको कुछ कुछ टाइम में हंसी दिलाती हैं कि हाँ यार ये क्या है, मैं क्या सोच रहा था, क्या निकला ये। तो इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही मतलब इंग्लिश वाली जगह से आता है, लेकिन कभी कभी बहुत कॉमन से टर्म होते हैं ना, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या था, ठीक है ना। चलो अच्छा टॉपिक पे आते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद इंटेंस इरिटेशन। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा इंटेंस इरिटेशन के कारण से, क्योंकि भाई मैगेट से तो मूव करेंगे तो इंटेंस इरिटेशन होगा, स्नीजिंग होगी, लैक्रिमाइजेशन होगा, हेडेक, एपिस्टैक्सिस, फाउल स्मेल, सब कॉमन से सिम्टम्स, राइट। ये सब में आपको देखने को मिलेगा, इंटेंस इरिटेशन, स्नीजिंग, लैक्रिमाइजेशन, ठीक है, हेडेक, एपिस्टैक्सिस, फाउल स्मेल, ठीक है ना। मैगट्स कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू नोज, वो खा जाते हैं, डैमेज टू नोज, साइनसेस, सॉफ्ट टिश्यू, फेस, पैलेट एंड आईबॉल, ये सब एक्सटेंसिव डैमेज कर सकते हैं। डैमेज टू नोज, साइनसेस, सॉफ्ट टिश्यू, पैलेट, ये सबको ये एक्सटेंसिव डैमेज करा सकते हैं। डेथ कैन ऑकर फ्रॉम मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस के कारण यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करोगे, अगेन वही नेजल इंडोस्कोपी कर दो, एक्सरे में रिवील रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडी, एक्सरे क्या ओपेक मतलब रिवील कर सकता है, रेडियो ओपेक कोई फॉरेन बॉडी ये रिवील कर सकता है। नेजल इंडोस्कोपी पे एनसीसीटी लगा दो। नोज एंड पीएनएस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या देख लोगे, मतलब कि नियोप्लाज्म देख लो, यूनिलैटरल साइनोसाइटिस तो नहीं है बंदे को, या यूनिलैटरल कोनल एट्रीजिया तो नहीं है। कोनल एट्रीजिया क्या, बक्कोनेजल मेम्ब्रेन बन जाती है जाके, क्या होता है हाइपोनेजल वॉइड होती है कोनल एट्रीजिया में, वहाँ पे अगर मैं मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी हो सकती है नियोप्लाज्म और यूनिलैटरल साइनोसाइटिस के अलावा। पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक, पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक क्या होता है, टेल द किड दैट पेरेंट इज गोइंग टू गिव देम किस। कैसे, मतलब कि कैसे करते हैं, सुनो कि बच्चे को कहो कि उसका माँ बाप जो भी हैं उसको उनको एक किस देने वाले हैं। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू फॉर्म अ गुड सील ऑन माउथ, ठीक है ना। पेरेंट को कहो कि जो बच्चे के मुंह पे है ना बहुत ही तगड़ा सील बना, वैक्यूम ताकि क्रिएट हो जाए, एंड देन ब्लो इनटू माउथ, ठीक है। गुड सील बनाओ पहले तो, मतलब कि उनके बच्चे के मुंह पे क्या होता है, गुड सील से उनके मुंह पे हवा भरते हैं, एंड देन ब्लो इनटू माउथ व्हाइल ऑक्लूडिंग द अनअफेक्टेड, ठीक है। और वो ऑक्लूड कर देते हैं अनअफेक्टेड नोस्ट्रिल को, ठीक है ना। ठीक, जैसे मतलब समझो कि जो आपका एक पहले तो एक नोस्ट्रिल आपका मतलब कि ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, ड्यू टू फॉरेन बॉडी इनलार्जमेंट, राइट। तो और एक खाली है, ठीक है, एक से वो सांस ले रहा है। तो अब उसको क्या करो, बच्चे को बोलो कि बेटा आपके मतलब कि पापा जो है, पापा या मम्मी जो भी हैं आपको एक किस देने वाले हैं, ठीक। किस मतलब जनरल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो आपको जैसे किस देंगे तो मतलब कि क्या होता है, उनको कहोगे कि हाँ उनके मुंह के ऊपर टाइट सील बना दो एंड ब्लो एयर, ठीक है ना, ब्लॉकिंग द नॉर्मल नोस्ट्रिल, ठीक है। क्या होगा उससे, इट ठीक है। तो इट हैज़ अ वेरी लो रिस्क ऑफ बैरोट्रामा, यहाँ पे इतना बैरोट्रामा का रिस्क नहीं होता, कितना ही सांस दे देगा वो, मतलब कि कितना ही ब्लो कर लेगा। बैरोट्रामा का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि 60 mg से जो कि उसका रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड है उससे कम होता है, सिमिलर टू स्नीज। उससे कभी कभार क्या होता है, जो पॉजिटिव प्रेशर हम लोग देते हैं उससे कभी कभार जो फॉरेन बॉडी है वो अभी तो गिरा होता कैमरा, राइट। ठीक है, तो उससे वो कभी कभार निकल आता है। तो मैनेजमेंट में क्या देखोगे, इन एनिमेट फॉरेन बॉडी का मैगेट्स का मतलब कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैगेट्स का नेजल मियासिस का। तो आइसोलेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, ठीक है। बंदे को आइसोलेट कर दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दो, एनाल्जेसिक्स दे दो, और गुड नरिशमेंट, उनको नरिशमेंट बढ़िया से दो, टैबलेट, विटामिन, आयरन, इंजेक्शन, टेटनस, मैनुअल रिमूवल ऑफ मैगेट्स आफ्टर प्लेसिंग कॉटन प्लेटेड सोक्ड इन 25% क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटीन ऑयल। तो ये मतलब कि मैनुअल रिमूवल कराओ, ठीक है ना। प्लेसिंग मतलब कि कॉटन प्लेजेट्स के प्लेस करने के बाद सोकिंग इन 25% क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटीन ऑयल में जो सोक करके करें। एल्कलाइन डाउचिंग्स करो,
ठीक है ना। प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर इज टेकन केयर, ठीक है, प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर को टेक केयर करो, मतलब कि भाई यही सब चीज़ है यार। आइसोलेशन कराना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने हैं, एनाल्जेसिक्स देने हैं, न्यूट्रिशन बढ़िया रखना है, टैबलेट आयरन विटामिन देना है, इंजेक्शन टिटनेस देना है। कोई ऐसे कोई खास चीज़ नहीं है। इनएनिमेट बॉडी फॉरेन बॉडी का रिमूवल कैसे कराओगे? चाइल्ड इज स्टेंड इन अपराइट पोजिशन बैठा दो, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नेजल डीकंजेस्टेंट के कुछ फ्यू ड्रॉप्स दे दो, प्रॉपर सक्शनिंग टू विजुलाइज द फॉरेन बॉडी, प्रॉपर सक्शनिंग करो विजुलाइज करने के लिए फॉरेन बॉडी का। कर्व्ड हुक इज पास बियॉन्ड द फॉरेन बॉडी ग्रेजुअली डाउन फॉरवर्ड एंड मूव कंप्लीटली। एक कर्व्ड मतलब ऐसा कुछ कैप्टन हुक के जैसा, नहीं हाथ नहीं होता है, उसको अंदर उसके फॉरेन बॉडी के साइड से निकालो, पॉज बियॉन्ड द फॉरेन बॉडी, और उसी को फॉरेन बॉडी मान लो लॉन्च करके बाहर निकाल दो, ठीक है। ऑब्वियस ही चीज़ है यार। रिमूवल ऑफ राइनोलिथ मतलब कि वही चीज़ है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम लोग करते हैं, रिमूव्ड इन पीसमील, ठीक है। इट इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ रिमूव बाय लैटर राइनोटमी से इनको निकालते हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी अंडर जनरल एनेस्थीसिया कैसे करेंगे? पेशेंट इज एनेस्थेटाइज विद कफ टीटी ट्यूब से हम लोग एनेस्थेटाइज करेंगे, फेरेंजियल पैक प्लेस करेंगे, फॉरेन बॉडी इज प्लेस पोस्टीरियरली, पेशेंट पोजिशन इन द रोज पोजिशन। अगर फॉरेन बॉडी जो है पोस्टीरियरली है तो रोज पोजिशन बैठलाटो एक्सिपेटल जॉइंट वाले पोजिशन पे मॉकबैक अप्लाई करोगे। माउथ गैन तो ड्राफिंग ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है ना, याद कर लेना उसको। पैलेट इज जनरली रिट्रैक्टेड विद द कैटेटर, पैलेट को हम लोग रिट्रैक्ट करेंगे विद द कैटेटर विच इज प्लेस टू अनअफेक्टेड नेजल कैविटी, और ये प्लेस करेंगे अनअफेक्टेड नेजल कैविटी के पास पे। और फॉरेन बॉडी इज पुश फ्रॉम एंटीरियर नेयर्स इनटू नेजोफेरिंक्स, ये फॉरेन बॉडी को हम लोग पुश करेंगे कहाँ पे? एंटीरियर नेजर्स, ठीक है ना, एंटीरियर नेयर से तो नेजोफेरिंक्स की तरफ, और ये इसको फिर वहाँ पे नेजोफेरिंक्स पे क्या तो पिकअप कर लेंगे किससे? अपने फोर्सेप्स से, राइट। तो ये कुछ बात रही आपकी फॉरेन बॉडी के बारे में इन नोज़। आई होप आपको थोड़ा बहुत चमका होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।